देखिए, आपके फर्स्ट टर्म के रिजल्ट्स के बाद ये मेरी पहली क्लास है और दोज़ हू आर फिजिकली प्रेजेंट, दोज़ हू आर नॉट प्रेजेंट, बंद करके आए थे दरवाजा? बंद कर दिया था? दरवाजा बंद कर दिया था? ठीक। तो जो लोग मतलब जो जिनके पूरे-पूरे नंबर आ चुके हैं, मतलब आई कैन सी हियर पीजी के हैं, मुग्धा के हैं और दिव्यम भी है, अर्शदीप भी है, इन लोगों के पूरे हैं और आप लोगों के 39, 38 की कैटेगरी में भी हैं। अच्छा सोचिए, अगर किसी बच्चे के 38 मार्क्स हैं, अगर मैं इसकी 20% वेटेज लेता हूँ तो कितना हो जाएगा ये बताइए? 7.6 होगा, है ना? 20% और बाकी का जो 40 में से अगर उसके 40 अगर उसका मैं 80% वेटेज लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा बताइए? 32 तो कितना हो जाएगा? 39.6 अगर आपके 39.6 हैं तो आपको 40 मिल जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलेंगे आपको, राउंड ऑफ हो सकते हैं। नहीं भी मिलता है 40 तो अगर मैं इसे 39 करता हूँ, 39 इंटू 2 करता हूँ तो कितना हो जाता है? 78 78 बशर्ते कि आपके स्कूल वाले आपको कितना दे दें? कितना दे दें आपके स्कूल वाले आपको? बोलो? इंटरनल में। इंटरनल में कितना दे दें आपके स्कूल वाले बताइए आपको? फुल दें अगर आपके स्कूल वाले आपको? इतनी तो इमेज होगी या बर्बाद है इमेज? नहीं खराब है? हाँ, इतना तो मिल सकता है 39.6 अगर स्कूल वाले आपको पूरे नंबर देते हैं तो भी आपका 100% मार्क्स लाने का सपना चूर नहीं होगा अगर आप 38 पे भी हैं। 38 पे यू हैव अ चांस, 39 पे तो चांस है, 40 पे तो पूरे चांसेस हैं आपके पास। तो अगर आपके फर्स्ट टर्म में नंबर 38 आए हैं, 39 आए हैं, 49 40 आए हैं, तभी भी आपके 100% लाने के चांसेस बनते हैं। ठीक? अब जो इससे नीचे सर्कल के लोग हैं उनके लिए क्या परेशानी है? अगर मैं देखूं तो कि अगर मैं बोलूं किसी के 33% मार्क्स है, ठीक है? 33 का 20% कितना बनता है भाई? 6.6 बनता है, ठीक है? अगर वो बच्चा 40 में से 40 का 80% अगर मैं बोलूं कितना 32 नंबर ले आता तो कितना बनता है? 38 बनता है, 38.6 बनता है ना? इसको 2 से 38 कर दूं, 9 कर दूं मैं इसको और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनता है? 78 बनता है। तो कुछ और ही हो रहा है यार। वहां भी यही हो रहा है, वहां भी वही हो रहा है। हाँ, ये मैंने एक कम कर दिया था ना डिजिट में और ये मैंने क्या करा 33.20 करा 6.6 बना 32 6 और 2 8 38.6 इस वाले को किस वाले को अगर आपके 39.6 आ रहे हैं अगर आपको वो एक नंबर यहाँ से कम 0.6 का 39 करता तो आप तो 78 पे गिर जाओगे ना सीधा उसमें नंबर की कमी ज्यादा है लेकिन यहाँ तो 2 नंबर का नुकसान हो गया ना आपका पॉइंट 0.01 ज्यादा होने से 0.1 ज्यादा होने से ये कम होने से आपको इतना इतना नुकसान बोर्ड नहीं करता किसी को ठीक है तो 78 पे जाके मतलब 78 के चांसेस अभी भी हैं 33 वाले की सोच लो तुम आप मतलब उसके लिए इजी है 39 40 38 वाले के लिए ज्यादा आसान है इसके लिए भी आसान है अगर दोनों क्या करें आप अपने इंटरनल में भी और जो टर्म 2 एग्जाम है उसमें पूरे पूरे नंबर लाएं सवाल उठता है कि टर्म 2 वाले एग्जाम में पूरे नंबर लाना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं है बहुत मुश्किल काम यार देखो रिटायरमेंट डेथ में जो आपके क्वेश्चन की टाइपोग्राफी देखी होगी सैंपल पेपर में 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं 5 नंबर का एनपीओ का क्वेश्चन आ रखा है जिसमें ज्यादा इनकम एक्सपेंडिचर बनवा लेगा वो तो मैं जो क्वेश्चन दूंगा तो बड़े होंगे और ये टाइम है आप जब आप सैंपल पेपर को सॉल्व करें सैंपल पेपर को सॉल्व करने का तरीका जैसे मैंने फर्स्ट टाइम में बताया था कि चॉइस के साथ सॉल्व कर लीजिए 2 घंटे में ठीक है और जो एरिया एनपीओ अगर मुश्किल लग रहा है आपको तो एनपीओ को ठीक से रिवाइज करिए डिवेंचर में रिवाइज करा दूंगा अगली क्लास में इवन डिसोल्यूशन में रिवाइज करा दूंगा और फिर बचता क्या रिवाइज करने के लिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसी रिटायरमेंट डेथ में कुछ रिवीजन लाइक कंपैरेटिव कॉमन साइंस अभी उसकी तो रिकॉर्डिंग ही देख ले अपने आप काम चल जाएगा एक ही तो रिकॉर्डिंग है उसकी उसको प्रैक्टिस ही तो करना है कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है और तुम सबसे पहले जिनके प्रैक्टिकल नहीं में करो ना उसको तुम्हारे टीचर्स ने क्वेश्चन दिए उनको करिए ठीक है और वो तो ये तो हो गया हिस्ट्री वट एवर यू हैव अचीव्ड देयर इज अ चांस कि आप इसे मोटिवेट फील करें देयर इज अ चांस इससे डिमोटिवेट फील करें अगर आप इससे डिमोटिवेट फील करेंगे तो आपको क्या हासिल होगा बताइए मुझे जिंदगी में कुछ हासिल होगा कुछ नहीं तो फील मोटिवेटेड कि चलो ठीक है अभी हमारे पास चांस है अपने आप को 78% काफी अच्छा नंबर होता है यार 78 अगर मैं इसमें और 20 नंबर में आपके इंटरनल के मिला लूं तो भी तो आपके 98 हो गए 98 इज अ गुड स्कोर काफी अच्छा स्कोर है 98 भाई तो आपके पास चांस है अभी 33 तक वालों के पास भी चांस है अभी देख लो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कैसे चांस है आपके पास ठीक है लेकिन ये चांस तब होगा जब आज से देखिए एग्जैक्टली 1 महीने बाद या समझ लीजिए 1 महीना 2 दिन बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं एग्जाम पहला एग्जाम किस चीज का है
मतलब पहले 26 को है या नहीं है? बहुत है, कहाँ जा रहे तुम्हारे पास, है ना? हाँ, 13 से 10 तक। तो मैं आपको अप्रैल के बाद 1 मई से छोड़ दूंगा मैं फ्री। अब अपना अप्रैल के महीने में पूरा आपके साथ रहूंगा, टेस्ट वेस्ट करके करेंगे, और मई के महीने में आई लेट यू फ्री। फिर जिसके इंडिविजुअल होंगे वो मेरे पास आके बैठेगा, सब लोग नहीं बैठेंगे, है ना? जिसको लग है, हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम। अरे सब कुछ है यार, क्या फर्क पड़ता है? यू कैन कम हियर, एसी वेसी सब कुछ है इधर, बैठ के अपना पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें। घर में नहीं एनवायरनमेंट बन पाता तो ठीक है। ये तो वही भाई फालतू फालतू की बातें, अब काम की बात करते हैं। तो मैंने आपको एनपीओ चैप्टर पढ़ाया था, उसको रिवाइज भी कराया मैंने, इसलिए वीकेंड में 3-3 घंटे की क्लासेस लगा के रिवाइज कराया, ताकि आप लोग क्या कर सकें, उसको टाइम पे प्रैक्टिस और रिवीजन कर सकें। अब मुझे बताइए, और मैंने इसलिए आज क्लास रखी है एनपीओ की, रिवीजन में भी, वो भी डाउट कोई अगर किसी का होता है तो बताइए मुझे ऑनलाइन में। अरमान, अर्शदीप, कोई डाउट आपका बनता है तो बताइए। अरमान, गाइस रिस्पॉन्ड करिए, अरमान प्लीज रिस्पॉन्ड। एक क्वेश्चन भेजा है पीजी ने, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 2020 को था कितने का? 5 लाख रुपए का। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 1 अप्रैल 2020 के थे 3 लाख रुपए के। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था 31 मार्च 2021 का, वो था 2 लाख रुपए का। और क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग जो थे वो आपके थे 50,000 रुपए के। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर थी कितने की? 60,000 रुपए की। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल कॉस्टिंग ₹10,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹7,000 के, है ना? ऐसा करके करा है ना? सेल वाला, सेल भी किस में करा है? लॉस में करा है। तो इसको मैं 2 तरह से करके दिखाऊंगा आपको, इसके 2 तरह से आंसर मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपके सामने। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको रूटीन तरीके से मैं सॉल्व कर लेता हूं आपके सामने। जस्ट सी दिस क्वेश्चन, देख लिया ना? मैंने जब रिवीजन कराया था उसमें भी इसको हल्का सा टच किया था, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। आइए हम निकालते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए बोला आपसे, और आपको बोला है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, तो भैया ओपनिंग स्टॉक कितने का दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन में? 1 अप्रैल को दिख रहा है 5 लाख का। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उसके बाद क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग वाले, तो माइनस ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स बताइए कितने के दिख रहे हैं आपको? 3 लाख रुपए की, हमने इसे माइनस कर दिया यहाँ पर। पीजी मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ सीधा सीधा वाला, ठीक है? और जो तुम्हारा लॉजिक था उसको भी क्लियर करते हैं अभी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का कितने का दिख रहा है आपको? 2 लाख रुपए का दिख रहा है। ऐसे कर दिया। और आगे चलते हैं। क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं दिखाइए? 50,000 रुपए के हैं। ऐसा कर दिया। और आगे चलते हैं हम लोग। क्या कैश परचेज, थोड़ा सा क्लोजिंग क्रेडिटर को नीचे कर दूं मैं। कैश परचेज कितने का बोला है? कैश परचेजेस बताइए। 60,000 रुपीज का हमने ऐसे बोला। और क्या लिया इसके बाद? सेल्स माइनस कर दिया हम लोग के लिए। सेल्स, सेल्स में हमने क्या माइनस कर दिया? बुक वैल्यू माइनस करिए, सीधा बुक वैल्यू, ठीक है जी? बुक वैल्यू माइनस करिए, कितने की? बुक वैल्यू लिखो बेटा, बुक वैल्यू। कॉस्ट जो है ना 10,000 रुपए की, ये माइनस किया। बुक वैल्यू, जो कॉस्ट होती है वही तो होती है बुक वैल्यू। कॉस्ट 7,000 तो सेल्स प्राइस है ना। अरे भाई 10,000 रुपए का जो था स्पोर्ट्स मटेरियल आप साथ में बेचते हो, तो 3,000 का ये ऐसा कर दिया आप लोगों ने। तो कितना बना बताइए अब? ये कितनी वैल्यू बनती है? 5 और 1 6, 610, तो 1 लाख बन रहा है ना? यस सर। तो अब आपको बताइए क्या डाउट है? सर की मतलब लाइक क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब 3 लाख से 50,000 हो रहे हैं क्रेडिटर्स। हैं? उसमें क्रेडिटर्स जो है शुरू में 3 लाख थे,
एंड में 50,000 है, तो इसमें क्रेडिट परचेज नेगेटिव कैसे आ सकती है? क्रेडिट परचेज नेगेटिव कैसे आ सकता है, मतलब दोबारा बोलो एक बार। सर इसमें अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ, तो अगर हम हाँ ठीक है, क्रेडिटर्स कोई बात नहीं, अकाउंट नहीं दे रखा, हाँ बनाएंगे, ठीक है, नहीं दे रखा। तो अगर हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो हमारा नेगेटिव मतलब डेबिट में बैलेंस आएगा। अच्छा हाँ, यही तो परेशानी है। अच्छा मैं, चलो वो परेशानी को मैं भी क्लियर करके दिखाता हूँ कि क्यों होता है ऐसा। देख बेटा एक बात समझ, ये है क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिटर अकाउंट है। इसलिए मैंने क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाया यहाँ पर, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको बताया नहीं गया था 11th में। ये होता है बैलेंस बीडी, ठीक है जी, क्लियर है बात। ये क्या होता है, बैलेंस सीडी होता है, ये भी क्लियर है आपको, बोलिए, यस बोलो सर। तो। अच्छा, अब क्रेडिटर बढ़ता कब है, जब मैं क्रेडिट परचेज करूंगा, ऐसे करके, है ना। यस सर। क्रेडिटर बढ़ता कब है, जब हमारे क्या हो जाते हैं, जब हमारे बीपी डिसऑनर हो जाते हैं, यस सर। ठीक है। और क्रेडिटर घटता कब है, जब क्या हो जाती है, बैंक बोलकर पेड हो जाता है, बताओ। यस सर। क्रेडिटर घटता कब है, जब बीपी एक्सेप्ट होते हैं, यस सर। ठीक है। क्रेडिटर घटता कब है, जब आपके पास परचेजेस रिटर्न हो जाती हैं। यस सर। तो आपको हमने क्या सिखाया था, सिर्फ आपको तो हमने सिर्फ ये सिखाया था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और 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 ये वाला पार्ट, ये तो सिखाया था, यस सर। है ना। तो बाकी के 3 पार्ट का क्या हुआ। तो जो आपका नेगेटिव या कुछ आ रहा है, तो उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि परचेजेस रिटर्न हो गए हों, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीपी एक्सेप्ट हो गए हों, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि बीपी डिसऑनर हो गया हो, कुछ भी हो सकता था ना। पर क्या आपके पास पूरी बैलेंस शीट गिवन थी, नो सर। ठीक है ना। तो इस केस में अगर आप क्रेडिटर बना के करते तो आपका आंसर गड़बड़ होना था। अरे बात क्लियर है नहीं है। पर सर हम उसे बैंक क्यों नहीं लेंगे, मतलब? मैं, अच्छा मुझे बताना, मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये वाली की, यस सर। ये वाली की ना। जनरली मैं लेना चाहूँ तो मैं बैंक ले सकता था, लेकिन ये अगर मैं करूंगा तो, अगर अच्छा जनरली मैं ले सकता था, लेकिन हमारे पास 1 2 3 कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जी सर। जब हमारे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है ना बेटा, है ना, जब पूरा एमकेबी का क्वेश्चन होता है, तब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन इंटेक्ट होती है ना, आपके पास बैलेंस शीट भी होती है, बैंक बैंक सब कुछ होता है। यस सर। अगर ऐसे में कुछ होता तो शायद ये क्वेश्चन गलत हो जाता, इसकी फ्रेमिंग ही गलत हो जाती, जब पूरी बैलेंस शीट होती है आपके पास। ओके सर। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन थोड़ी है आपके पास। तो सर मतलब इसमें सीधा फॉर्मूला यूज कर दें? इसमें सीधा फॉर्मूला लगा के आपको काम करना चाहिए था। मतलब ओके सर। कहने वाला ये भी कह सकता है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है, लेकिन हम बेनिफिट ऑफ डाउट क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को इस बात का दे पाएंगे, क्योंकि ये पूरी एग्जैक्ट बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन है, तो एक्सट्रैक्ट उठा के डाल दिया है। अब मैंने तुम्हारे सामने प्रूव करना ना कि 1 2 3 चीज तो मिसिंग है आपकी, आपको तो पता ही नहीं। अच्छा मान ले अगर तुम्हारे पास ये और ये भी होता, और तब जाके आपका कुछ गलत होता, तो फिर क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत थी। हाँ जी बेटा, बैंक, हाँ अमाउंट पे टू क्रेडिटर भी नहीं दे रखा है ना। तो जो अमाउंट मिसिंग है बेटा, तो उसको उसको बीपी एक्सेप्ट भी बोल सकती थी, परचेज रिटर्न भी बोल सकती थी, और पेड भी बोल सकती थी। यस सर। और ये इसलिए होता है क्योंकि 11th में पढ़ा होता है कंसेप्ट, जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ते ना, तब क्रेडिटर अकाउंट बनाना होता था, लेकिन आपके टाइम पे नहीं था, वो सिलेबस से हट चुका था। तो कोरोना बैच की परेशानी आप यहाँ भुगत रहे हैं। ओके सर, आ गया। और सर एक और डाउट था। उसी से रिलेटेड है। नहीं सर, म्युनिसिपल टैक्सेस का है। किसका है। म्युनिसिपल टैक्सेस का हाँ वो। म्यूनिसिपल टैक्सेस निकालिए, बताइए क्या डाउट है, किसी और का कुछ नहीं है तुम्हारा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बोलिए। सर हैंड आउट में है, मैं कैसे बताऊं अच्छा मैं आपको? निकाल देता हूँ ना, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ म्यूनिसिपल टैक्सेस वाला। नोट्स चेक कर लेंगे भाई आप लोग, मैं दिखा रहा हूँ, इसको डाउट उसमें से ही है। म्यूनिसिपल टैक्सेस का मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, उसको देखिएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस वाला जो था ना, मैंने बहुत बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत बहुत जगह से कंफर्म करने के बाद डाला था वो एडजस्टमेंट, ठीक है। कौन से पेज पे बता। सर 16। हाँ बताइए। तो इसमें सबसे ऊपर है सबसे। ये वाला केस 1, हाँ हाँ म्यूनिसिपल जी। टैक्स 3000, पेज नंबर 16 पे चलिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को।
हाँ जी सर। सर इसमें ये डाउट था कि इसमें लिखा कि इट इज पेड अप टू जून 30, तो जो हाँ हमारे इस साल के शुरू के 3 महीने हैं तो उस टैक्स का क्या हुआ, हमने कब पे किया? देखो बेटा, समझना बात को, मैंने इसीलिए क्या कर रखा है, केस 1 और केस 2 को अलग अलग समझा रखा है क्योंकि तुम उस समय नहीं थी मेरे पास जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, याद है, उस समय नहीं थी, यस सर। लेकिन बाकी लोग थे। म्यूनिसिपल टैक्सेस कैसे हम पता लगाएंगे कि म्यूनिसिपल टैक्सेस जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में आउटस्टैंडिंग है? डाउट इस चीज का है। तुम्हारा कहने का मतलब ये था कि अगर मैं अप टू 30/2020 कर दूं तो हो सकता है कि ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग हो, क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग हो, तो इफेक्ट यस नलिफाई सर। हो जाएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू लिख रखा है जून 30 2020, या ऑन 1 जुलाई 2019 म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 30 जून 2020। तो अगर लिखा है अप टू जून 30 2020, इसका मतलब कि जून, देखिए, मान लो मैं अपना इंश्योरेंस करा रहा हूँ 31 मार्च को, तो मेरा अगला ड्यू होगा वो 30 मार्च को होगा, अगले साल एक दिन पहले हो जाता है ना ड्यू। समझ रही है इस बात को? क्या सर, एक बार फिर से बता दो। अरे भाई, तुमने तुमने कोई अमाउंट अगर 30 जून तक पे कर रखा है तो उसकी अगली पेमेंट अगले दिन 1 तारीख को पड़ेगी ना। जी सर। अरे 1 जुलाई 2019 से लेकर और 30 जून 2020 तक, तब तो साल पूरा होगा ना। हाँ जी सर। तो अगर तुम्हें बोला गया कि अप टू जून 2020 तक पे किया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा जो तुम्हारी पिछली पेमेंट हुई होगी वो 1 जुलाई को हुई होगी ना 2019 को। बेटा, टैक्सेस ये जो होते हैं एनुअल होते हैं, टैक्सेस जो होते हैं आपके म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह, जो म्यूनिसिपल टैक्स होता है हाउस टैक्स जैसा। हाउस टैक्स सरकार 3 क्वार्टर में थोड़ी लेती है, 4 क्वार्टर में सरकार एक बार लेती है, एनुअल होते हैं यस वो, सर। ठीक है। तो अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस अप टू जून 30 2020 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल 1 जुलाई को पे करे गए थे ये, कब तक के लिए? 30 जून 2020 तक के लिए, ठीक है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है? मार्च को। यस सर। तो अप्रैल मई और जून 3 महीने का क्या हो गया? एडवांस। तो सर हमने जो शुरू के 3 महीने का है, उसका टैक्स कब पे किया होगा? उसका उसका हमें क्या पता? हमें क्या पता? हमारी कहानी तो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुई थी। हमें थोड़ी बोला कि ये रेगुलर फीचर है। अच्छा, ओके सर। पता तो सही मुझे, क्या हमें बोला है हर साल होता है ऐसा? नहीं सर। अगर हर साल ऐसा होता तो ओपनिंग भी एडवांस होता और क्लोजिंग भी एडवांस होता। जी सर। क्या लिखा है क्वेश्चन में कहीं पर इस केस 1 में कि म्यूनिसिपल नो। टैक्सेस पेड एवरी ईयर? अगर एवरी ईयर होता नो सर। तो ओपनिंग भी एडवांस होता और क्लोजिंग भी एडवांस होता है। गॉट इट? जी सर। अब वो कहानी नीचे लिखी है, देख पढ़ क्या लिखा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड पर ईयर लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, मैं 1 मिनट अभी आता हूँ, तब तक आप ना इसको देखिए जरा, 1 मिनट, जस्ट मिनट, आई जस्ट इसके सॉल्यूशन को देखिए आप, ठीक है। आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट, होल्ड करिएगा। हाँ जी, सॉरी फॉर दिस। अब आप देखिए, पीजी आप देखो जरा कि आपका जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने 3,000 रुपए दिया पूरे साल के लिए, और उसको मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो कितना आता है? 750 आ जाता है। तो आपका एक ही एडवांस हुआ, क्लोजिंग एडवांस, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिख रहा है राघव? एक ही साल का एडवांस हुआ कितना? 750 रुपया। 3000 माइनस 750 आपका जो फाइनल पेमेंट 2250 की है, और 750 म्यूनिसिपल टैक्स आ गया, करेक्ट। और पीछे देखिए, अब आपको लिखा हुआ है कि पर ईयर की कहानी है, मतलब ये इस साल की कहानी नहीं, इट हैपेंस एवरी ईयर। देख पा रही हो लैंग्वेज का डिफरेंस? जी सर। है ना? तो ऊपर देखिए, इट इज पेड अप टू लिखा है। अप टू का मतलब इट इज अ स्टोरी फॉर 1 ईयर ओनली, लेकिन वो बोलता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड पर ईयर अप टू। पर ईयर होने का मतलब है कि इट इज अ रूटीन थिंग। ओपनिंग भी एडवांस है, क्लोजिंग भी एडवांस, हर साल एडवांस ही चलता है। हाँ, तो क्या करेंगे देखिए जरा नीचे, तब आप सोल्यूशन देखिए इसका। तब क्या किया, ओपनिंग एडवांस भी करा है और क्लोजिंग एडवांस भी, और ओपनिंग बैलेंस शीट में भी एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। गॉट इट? इज दैट क्लियर? है बेटा? अरे ओपनिंग एडवांस तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। वो दोनों इसलिए है क्योंकि लैंग्वेज का डिफरेंस था। देखो, अगर लिखा है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू जून 30, तो मतलब क्लोजिंग में एडवांस है सिर्फ, मतलब आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया, बाई चांस इस साल आपने एडवांस पे कर दिया, तो 750 रुपया क्लोजिंग एडवांस माइनस हुआ और क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया। लेकिन जब ये बोलता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड पर ईयर एवरी ईयर अप टू जून 20,
अप टू जून 2020, मतलब हर साल आप एडवांस पे करते हो। तो एडवांस ओपनिंग में भी होगा, जो इस बच्चे का डाउट था कि सर ओपनिंग वाले एडवांस का क्या हुआ, तो यहाँ ओपनिंग में एडवांस भी होगा और क्लोजिंग में एडवांस होगा, क्योंकि उसका हमारा फाइनेंशियल चलेगा अप्रैल से मार्च, उसका चलेगा जुलाई से जून, तो ओपनिंग और क्लोजिंग हर साल एडवांस होगा, ठीक है। तो इसलिए ओपनिंग वाला क्या कर दिया प्लस और क्लोजिंग वाला क्या। अब दूसरी लैंग्वेज देखिए, म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड इन एडवांस क्वार्टरली बेसिस एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका मतलब भी वही है कि हर साल पे किया जाता है क्वार्टरली बेसिस पर, या ऑन 1 जुलाई 2019 म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 30 जून 2020। अगर ये लिखता तो ऊपर वाला बनता एंड एनुअल चार्जेस बीइंग 3000। देख रहे हो पीजी, एनुअल चार्जेस क्लियरली दे दिए हैं। हाँ जी सर। तो ये जो तीनों ऑप्शन रखे हुए हैं लैंग्वेज के ट्विस्ट हैं, इन तीनों में से कोई भी आएगा, इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एडवांस है, और ऊपर वाला आया सिर्फ, इसीलिए मैंने बोला था ना इसको, मतलब ये लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आई थी, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, तो मैंने कहा नहीं भाई आई जस्ट फाइंड आउट। तब मैंने सीए का स्टडी मटेरियल और बाकी स्टडी मटेरियल खोल के देखा, और तब जाके अलग अलग बुक्स को, जितनी भी बुक्स अवेलेबल थी मेरे पास, ये लाइब्रेरी में थी, आई सर्च ईच एंड एवरी बुक, और तब जाके निकाला कि भाई देखो, और अगर अप टू सिर्फ प्लेन अप टू आती है तो वो क्लोजिंग एडवांस है, ठीक है। ये 1 जुलाई को आपने पे कर दिया अप टू 30, ये नहीं बोला कि एनुअल चार्जेस कितने हैं, ठीक है, समझा पीजी। यस सर, आ गया समझ में। हाँ, और उसके बाद ये जो आपको लिखा हुआ आ रहा है कि पर ईयर अप टू बोल दिया, या क्वार्टरली बेसिस पे कर लिया, ईच ईयर बोला, हर एक क्वार्टर एडवांस होती है हर साल, वैसा बोला, म्यूनिसिपल टैक्सेस, इस तरह से। ठीक है, और बताइए क्या चीजें। सर मेरे हाँ, सर इसी पेज पे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, चलिए नीचे देखते हैं, नहीं अगले नहीं पेज पे सर, होगा। नहीं सर, इसी पेज पे इससे पहले वाले टॉपिक से है वो। अच्छा, हाँ ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4, शो द ट्रीटमेंट ऑफ गिवन आइटम्स इन द बुक्स ऑफ एनपीओ एज एट 31 मार्च 2020, ये वाला। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट 1000 रुपए की, 1600 रुपए का फर्नीचर बिलियर्ड टेबल, ऐसा वाला बोलो, ये वाली बोल रही हूँ। यस सर। हाँ, देखो सबसे पहले समझिए, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कॉस्ट थी 1000 की, बेच दिया 1600 रुपए में, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। फायदा। फायदा हो गया, ठीक है। तो जो सेल है कॉस्ट, आप बैलेंस शीट में जाएंगे और क्या देखेंगे, आपके पास फर्नीचर दिखा रखा है, आपके पास दिख रखा है, बिलियर्ड टेबल 30,000 की थी, परचेज 22,000 वर पेड, और एनपीओ पोजेस फर्नीचर, मतलब इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। हालांकि जब मैंने पहले दिया था तो मैंने कहा था खुद करना है उसको, लेकिन 1 साल हो चुका, खुद तो किया नहीं किसी ने, चलो मैं ही सॉल्व करके दिखाता हूँ उसको, ठीक, कैसे कैसे इसे जाना चाहिए था। और ये जो बिलियर्ड टेबल वाली एडजस्टमेंट है, पॉपुलर एडजस्टमेंट है, और आपकी किताब में भी है ये वाली एडजस्टमेंट, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है ये, ठीक। तो मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा, इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा आपके पास, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तीनों इन्फॉर्मेशन में तीनों चीजें वैसे करके दिखाऊंगा, ठीक है। दिख रहा है भाई इधर सचित, ये वाला एग्जाम्पल 4। हाँ, चलो इसे कैसे करना है, एग्जाम्पल 4 अपने सामने खुला रखिएगा, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको ताकि मैं बोर्ड पे दिखा सकूं आपको। लीजिए, सबसे पहले मैं बनाता हूं बैलेंस शीट, ओपनिंग, जो भी डेट होगी ओपनिंग वाली बैलेंस शीट ओपनिंग में बना लेते हैं। ये किसका डाउट था, अर्शदीप का। हेलो। यस सर। हाँ, तुम्हारे Yes, स्कूल sir. में कितने लोगों के आए 40। सर और किसी का रिजल्ट पता नहीं। अच्छा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या डेट है इसकी बताइए, 31 मार्च 2020 ऐसा करके लिखा हुआ है। ये है एक्सपेंडिचर, ये है रुपीस, ये है इनकम, रुपीस और क्रेडिट, और ये क्या है, डेबिट है। दिस इज बैलेंस शीट 31 मार्च 2020, ये वाला, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है भाई, ठीक है। आई होप यू कैन सी दिस। क्यों फेंक रहा है पेन को बार बार, नहीं कर रहा पढ़ने का मन। और दिस इज द वैल्यू, March 2019, ये ओपनिंग बोलूंगा बैलेंस शीट को मैं, और इसको बोलूंगा मैं क्या यहाँ पर, क्लोजिंग।
ऐसा करके, ठीक है। चलें आगे। अब मुझे बताइए यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करें, एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन उठा लीजिए। एनपीओ के पास 20,000 रुपए का फर्नीचर था और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है आफ्टर कंसिडरिंग परचेज और सेल करना है ना, परचेज सेल को कंसिडर करने के बाद। तो चलिए, ओपनिंग में फर्नीचर कितने का था आपके पास, फर्नीचर 20,000 का था, ठीक है। क्लोजिंग में फर्नीचर कितने का हो गया, 20,000। भाई जो ओपनिंग में उसी को क्लोजिंग में ले आए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बोला गया कि फर्नीचर जो है आपका 10% डिप्रिसिएशन लगना है। बेटा परचेज कितने का करा आपने, 2500 रुपए का कर रखा, देखो ऊपर, तो आप लिखेंगे प्लस परचेज 2500 का कर दिया, तो क्या वैल्यू हो गई 22,500, माइनस कर दिया सेल, बुक वैल्यू या कॉस्ट, ये माइनस कर दिया। कितनी है बुक वैल्यू उसकी, 1000। अब कितने का हो गया ये, 21,500 रुपए का। और यहां लिखेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, सॉरी यहां लिखेंगे प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का गेन हुआ बताइए, कितने का गेन हुआ, 1000 की चीज 1600 में बेच दी ना, 1600 माइनस 1000 कितने हो गए, 600 रुपए का गेन हो गया। यहां तक चीज क्लियर है सभी को, बताइए। राघव को, अर्शदीप को, इज इट फाइन? यस सर। 2500, 22,500, 1000 कर दिया, कितना हो गया, 21,500 रुपए हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% आफ्टर कंसिडरिंग परचेज सेल। परचेज सेल कंसिडर कर ली मैंने, ठीक है। तो अब मैं माइनस कर रहा हूं क्या, डेप्रिसिएशन कितना, 10%। तो क्या वैल्यू है 2150, तो कितना हो गया 0, 5, 3, 4 में से गया 3 बच गया ना, एंड 9, 19,350। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितने का बोल दिया मैंने, 2150। अगर मुझे ये ना बोलता कि इंक्लूडिंग आफ्टर एडजस्टिंग, अगर ये ना बोलता मेरे पास, ठीक है, तो मुझे फिर देखना पड़ता है कि भाई किस डेट को क्या, तब मैं एक अजम्पशन लगा सकता था कि भाई ये जो परचेज और सेल हुई है साल के आखिर में हुई है, तो फिर जो वैल्यू ओपनिंग वाली है उसी पे हम करते हैं, 20,000 पे डिप्रेशन लगता है। अभी कह रहा है परचेज सेल के बाद है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जो बदली हुई वैल्यू उस पे करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर और नॉट, बोलो, बोल भाई Yes, sir. अर्शदीप, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इस बात पे अब? नो सर। अच्छा, बिलियर्ड टेबल 30,000 की खरीदी गई थी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर तुमने बिलियर्ड टेबल खरीदा था, बिलियर्ड टेबल कितने की खरीदी थी, बिलियर्ड टेबल 30,000 की खरीदी थी, तो एसेट्स में 30,000 गया होगा। और कह रहा है क्या किया था कि 22,000 रुपया उसके लिए पे कर दिया था, यानी कि लास्ट ईयर आप कितना पैसा पे कर चुके थे, 22,000। तो आपकी स्टिल पेमेंट कितनी रह गई थी, 8,000 की, यानी कि बिलियर्ड टेबल क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल कितने रह गए थे, 8,000 के। कैसे, 30,000 माइनस 22,000 पे कर दिया होगा, तो साल के आखिर में 8,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना आपके पास, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। अच्छा, और अब बताइए पेमेंट में बिलियर्ड टेबल कितने की लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हो, बिलियर्ड टेबल खरीदी है, पुराना हिसाब चुकाया है, पुराना रिपीट है। हाँ। तो यहां भी लिखूंगा, मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, लिखूंगा क्या, क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल कितने के, 8,000 रुपए के, माइनस पेड कितने का, 8,000 रुपए का, एंड यू विल गेट नील, खत्म। बताओ तो जरा, बोलो अर्शदीप, यस सर। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, यस क्या सर। चीज, नहीं हाँ ये तो करके दिखानी पड़ेगी ना आपको, नील वाली का क्या मतलब, करके दिखानी पड़ेगी। बोलिए, हाँ या ना बोलो भैया, क्या दिक्कत है बताइए, और किसी पे कोई डाउट हो बोलिए। शांत है सब, नहीं है, मोर स्टडीज मोर कंफ्यूजन, नो स्टडीज नो कंफ्यूजन। आपको जो नोट्स दे रखे हैं इनको ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहले जरूरी है जो पेज नंबर थे, देखिए कई बार क्या होता है कि हमें आइटम समझने में दिक्कत होती है, तो पेज नंबर जो 3 है वो स्पेसिफिकली सिर्फ इसीलिए बना रखा है
कि आप समझ पाए कि आपके कौन से आइटम कहाँ जाते हैं। सारे आइटम दे रखे हैं, डोनेशन, जनरल डोनेशन है, इंश्योरेंस, एंट्रेंस फीस, एडमिशन, रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको। देखो अगर ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिखता है तो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर आपका बैलेंस बीडी राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, पेमेंट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, इसी तरह से नीचे चलते हैं, जरा नीचे की तरफ चलें। अगर कैश बैलेंस सीरी कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिखा है तो क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन अगर रिसिप्शन पेमेंट डेबिट साइड में बैलेंस सीरी आ रहा है तो मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है वो, ऐसा भी है। और आपको ये भी बताया था मैंने कि अगर आपकी एसेट्स ज्यादा और लायबिलिटीज कम है तो कैपिटल फंड बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट में। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, लायबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स कम, तो क्या बन जाता है वो? हाँ, कैपिटल ओवरड्रॉन बनता है भाई, नेगेटिव बनता है। ठीक है, बोलो और बताइए किसी का। अर्शदीप, अरमान, नंबर 11 हाँ क्या बोले बेटा? सर, पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे चलते हैं। क्या है पेज नंबर 11 में, बताइए। सर एक केस नंबर 4 है बिल्डिंग फंड का। पेज नंबर 11 बताइए, क्या इसमें क्या दिक्कत है? सर हाँ, इसके ऊपर है। केस नंबर 4। हम्म हाँ, आसान, देखो कैपिटल फंड है 30 लाख का, बिल्डिंग फंड है 18 लाख रुपीज का, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है 20 लाख रुपीज की, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 22 लाख 42 लाख रुपीज का। मतलब फंड से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया ना, तो कैसे हम्म इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे ना? क्यों ले जाएंगे? जब पैसा खर्च हुआ तो एसेट्स बन गई। हाँ, समझ रहे हो? ये टूर्नामेंट फंड की तरह थोड़ी है। रहने तुमको बोलो 5 मिनट रुक जाओ, और 5 मिनट रुक जाओ। समझ रही है अर्शदीप इस बात को? अरे ये टूर्नामेंट फंड की तरह थोड़ी है कि डेफिशिएंसी होगी इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। ओके सर, तो बाकी का अमाउंट फिर कैपिटल फंड से ना डिडक्ट ना करेंगे? ना, कैपिटल फंड से तो उतना ही माइनस होगा जितना कैपिटल फंड, जितना पवेलियन बिल्डिंग फंड के नाम का पड़ा हुआ है। देख बेटा समझ, कैपिटल फंड 30 लाख रुपीस का, बिल्डिंग फंड 18 लाख का, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 20 लाख रुपीस की, और 18 प्लस 20 कितना होगा? 38 लाख। यस सर। ठीक है, अब तुम्हारी बिल्डिंग जो बन गई 42 लाख रुपीस की, तो बिल्डिंग 42 लाख तभी तो बनी हुई जब कैश से खर्च हुआ होगा। ओके। बता रहा हूँ, इज दैट ओके? यस सर। और अब तुम्हारा बिल्डिंग फंड कितने का पड़ा? 38 लाख का, तो 38 लाख माइनस 38 लाख करके जीरो बना दो बिल्डिंग फंड को, और 38 लाख को कहाँ ट्रांसफर कर दो? कैपिटल फंड में। लायबिलिटी साइड खत्म, एसेट्स में 42 लाख खर्च हुआ होगा, 42 लाख की बिल्डिंग बन गई, तो डेफिशिएंसी हुई कहाँ? अभी डेफिशिएंसी तो टूर्नामेंट फंड में होती है ना, जहाँ खर्चा हो गया कुछ नहीं आता हाथ में। यहाँ तो हाथ में आ रहा है ना। अर्शदीप, अगर आप बिल्डिंग में खर्चा कर रहे हो तो बिल्डिंग बन रही है ना आपकी तो, और टूर्नामेंट फंड खर्च होता है तो हाथ में तो कुछ नहीं आता, इसलिए डेफिशिएंसी इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है। तो जो बिल्डिंग फंड की डेफिशिएंसी बेटा वो कहीं नहीं जाएगी, वो बिल्डिंग फंड से जितना अमाउंट है उतना करके उसे नील कर देंगे और कैपिटल फंड में डाल देंगे उसको। आई थिंक दिस इज क्लियर। यस सर। आप बताइए, नहीं डाउट है अभी भी? करके दिखाऊं और कुछ? कोई बात नहीं, मैं इसके बाद ले लूंगा। नहीं फिर चलिए फिर वाइंड अप करते हैं उसको यहीं पर, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मैं डिवेंचर का रिवीजन लेके चल लूंगा। हाँ ठीक है, चलिए।